कि बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है। 5 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए एनडीए और महागठबंधन में जोर आजमाइश जारी है। एनडीए ने आज ताबड़तोड़ बैठक कर जीत की रणनीति तैयार की। एनडीए का दावा है कि बिहार में सभी 5 सीट एनडीए आसानी से जीत लेगी। राज्यसभा की 5 सीट पर जीत के लिए एनडीए पूरी तरह से तैयार है। एनडीए ने जीत की रणनीति तैयार कर ली है। एनडीए इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कितनी बेताब है, आप इन बैठकों की तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। बिहार की सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज करने और महागठबंधन को मात देने के लिए एनडीए की कई बैठकें हुई। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक के बाद ताबड़तोड़ मंत्री लेशी सिंह के आवास, मंत्री मदन सिंह के आवास और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर बैठकों का दौर चला। फिर विजय चौधरी के आवास पर एनडीए की बड़ी बैठक हुई। बैठकों के साथ मॉक पोल का भी दौर चला। वोटिंग की बारीकियों को समझने और तकनीकी गलतियों से बचने के लिए मॉक पोल का आयोजन किया गया। एनडीए का दावा है कि बिहार में सभी 5 सीट एनडीए आसानी से जीत लेगा। 4 सीट में तो कहीं कोई समस्या नहीं है। 5वां सीट में जो कॉन्टेस्ट है, जिसकी बात हो रही है, जो हम लोगों को फीडबैक है, जानकारी है और जो लोग मदद कर रहे हैं, बड़े मार्जिन से एनडीए का 5वां उम्मीदवार भी जीते। वोट देना ही है, जीतना है ही, तो बैठाड़ी में बैठक चल रहा है। हम लोगों ने एनडीए के नेताओं ने जो नामांकन किया है, उसमें 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं, तीनों महागठबंधन दल के, और उसके साथ साथ शिवेश राम जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, वो 5 राज्यसभा जाएंगे। इसमें शंका सुबह कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए है, सब हम लोग इंटैक्ट हैं और जीत में कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही है। 5 का 5 जीतेंगे। अब हटा लीजिए, 5 का 5 जीतेंगे। राज्यसभा की 5 सीट के लिए सोमवार को चुनाव होने हैं, लेकिन लड़ाई कहां है, जिसके लिए एनडीए से लेकर महागठबंधन में महामंथन का दौर जारी है। दरअसल एनडीए की ओर से बीजेपी ने 5वीं सीट के लिए शिवेश कुमार को उम्मीदवार बनाया है। इसी सीट के लिए आरजेडी ने एक बार फिर अमरेंद्रधारी सिंह को मैदान में उतारा है। इसी सीट पर एनडीए को 3 जबकि महागठबंधन को 6 विधायकों के समर्थन की दरकार है। अब राज्यसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे 5वीं सीट किसके नाम होती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, अमित कुमार के साथ विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। क्या राज्यसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को महागठबंधन विधायकों के टूट का डर सता रहा है? राज्यसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के विधायकों को होटल पनाश में ठहराया गया है। होटल से ही सभी विधायक सीधे विधानसभा वोट करने जाएंगे। महागठबंधन विधायकों को होटल पनाश में ठहराने पर एनडीए ने तंज कसा है। एनडीए का कहना है कि तेजस्वी को अपने गठबंधन के विधायकों पर भरोसा नहीं है। राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए रणनीति सिर्फ एनडीए में ही नहीं, महागठबंधन में भी बनाई जा रही है, क्योंकि 5वीं सीट पर आरजेडी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। पार्टी ने अमरेंद्रधारी सिंह को एक बार फिर राज्यसभा की रेस में उतारा। ऐसे में आरजेडी हर हाल में 5वीं सीट पर जीत हासिल करना चाह रही है। महागठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने विधायकों और एकजुट रखना है। ऐसे में महागठबंधन के तमाम विधायकों को पटना के होटल पनाश में ठहराया जा रहा है और यहीं से सोमवार को ये विधायक वोट करने के लिए सीधे विधानसभा जाएंगे। आरजेडी का दावा है कि कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होगी। आरजेडी ने एआईएमआईएम के समर्थन का भी दावा किया। आरजेडी का दावा है कि एआईएमआईएम के समर्थन से महागठबंधन के एक प्रत्याशी की जीत तय है। हमने एक लाइन में कहा कि सारे लोग ही इंटैक्ट हैं, सत्ता पक्ष के पास संख्या बल नहीं है, वो जो खेला करे उसको करने की छूट है। हमारे पास जो संख्या बल है 202 उधर है और 202 के रेस्ट जो है वो इधर है और उतना ही चाहिए, तो वो चीजें तो स्पष्ट है ना। नहीं भाई, ऐसा होता आप सामने में देखा कि मैं आया गया, ये कोई थोड़ी है। ये विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, विचारधारा के लोग एकजुट है, एकमुश्त है, इसलिए हमारी पार्टी और हमारे क्या कहते हैं उम्मीदवार जीतेंगे। विधायकों का समर्थन है, बिल्कुल है। तय हो गया है कि 4 सीट उनको मिलेगा, 1 सीट महागठबंधन को मिलेगा, जो तय है। महागठबंधन के विधायकों को होटल पनाश में ठहराने पर सियासत सुलग गई। एनडीए ने महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला।
एनडीए का कहना है कि महागठबंधन हार के डर से घबराई हुई है, इसीलिए विधायकों को नजरबंद किए हुए है। उन्होंने क्या किया है तो देख लीजिए उनकी क्या स्थिति है। हमारे तो सारे विधायक घूम रहे हैं, सब जा रहे हैं जहां जाना है। देखिए क्या है ना कि उन लोगों को डर है और डर का माहौल उन लोगों ने बना रखा है, इसलिए कि उनके विधायक लगातार एनडीए के संपर्क में है, इसलिए वो उन लोगों के अंदर में डर हो गया। होगा बिल्कुल होगा, 100% होगा। नजरबंद कर दिया गया है। अरे जिनको विधायकों पर विश्वास नहीं है वो होटल में रखते हैं। 5वीं सीट पर जीत के लिए एनडीए और महागठबंधन के बीच जोर आजमाइश जारी है। आरजेडी को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है, इसीलिए आरजेडी ने महागठबंधन के तमाम विधायकों को होटल पनाश में ठहराया है। दूसरी तरफ एनडीए का भी कहना है कि क्रॉस वोटिंग होना तय है। ऐसे में राज्यसभा की 5वीं सीट पर सियासी लड़ाई दिलचस्प हो गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, अमित कुमार, धर्मेंद्र कुमार के साथ विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और राज्यसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने महागठबंधन को समर्थन करने का ऐलान कर दिया। एआईएमआईएम के 5 विधायक कल महागठबंधन उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह के समर्थन में वोट करेंगे। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अकबरुल ईमान ने बड़ा बयान दिया। वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार एडी सिंह ने दावा किया है कि एआईएमआईएम के विधायकों का समर्थन उन्हें मिल चुका है, बीएसपी का समर्थन भी मिलेगा। जीत के लिए 41 विधायकों की जरूरत है, वो हमारे पास है। साहब यहाँ दावत इफ्तार में आए थे, उनकी गुजारिश हुई है, एमआईएम ने उनके गुजारिश को कबूल किया है और एमआईएम उनके हक में वोट करेगी। वोट करी बड़ा बयान दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपकी रणनीति एक ही है। राज्यसभा के इलेक्शन में कोई बड़ी रणनीति का मामला नहीं है, एमएलए को वोट देने हैं। तो हमारे 5 एमएलए जो है राजद के उम्मीदवार एडी सिंह साहब के हक में फैसला कर चुके। सारे सेकुलर फोर्सेस एक साथ हैं और ये देश को विभाजन से बचाने का इलेक्शन है और हम लोग सब मजबूती से बिहार को भी आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे तेजस्वी जी के नेतृत्व में और हम लोग मेहनत करके और हमें ये जीतने का पूरा उम्मीद है क्योंकि हमारे पास 41 नंबर के विधायक हैं। सर बीएसपी का भी समर्थन मिल गया आप लोगों को? जी, सबका समर्थन है। ठीक है, थैंक यू। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर रेस में 6 उम्मीदवार हैं। ऐसे में असल मुकाबला 5वीं सीट पर है। आप भी 5वीं सीट का सियासी गुणा गणित समझिए, जिसके लिए पूरी सियासी कसरत चल रही है। सोमवार को बिहार में राज्यसभा की 5 सीट पर चुनाव होने हैं। इस रेस में 6 उम्मीदवार हैं। ऐसे में 5वीं सीट दोनों ही गठबंधन के लिए नाक की लड़ाई बन गई है। इस रण को जीतना आसान नहीं है। अब जरा राज्यसभा चुनाव के सियासी समीकरण को समझिए, जिसको साधने के लिए एनडीए से लेकर महागठबंधन में सियासी कसरत चल रही है। राज्यसभा चुनाव का गणित क्या कहता है, जान लीजिए। बिहार में राज्यसभा की 5 सीट पर चुनाव है। हर सीट के लिए 41 एमएलए का वोट जरूरी है। एनडीए के पास कुल विधायकों की संख्या 202 है। एनडीए के लिए राज्यसभा की 4 सीट आसान है। 4 सीट के लिए कुल 164 एमएलए जरूरी है। 5वीं सीट के लिए एनडीए के पास सिर्फ 38 एमएलए हैं। 5वीं सीट के लिए एनडीए के पास 3 एमएलए कम है। इसी 5वीं सीट के लिए बिहार में घमासान है। एआईएमआईएम के 5, बीएसपी के 1 एमएलए अहम बन गए हैं। आईआईपी विधायक बन सकते हैं किंग मेकर। बिहार में असल मुकाबला इसी 5वीं सीट पर है। बिहार में जेडीयू से सीएम नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर राज्यसभा उम्मीदवार हैं। बीजेपी से नितिन नवीन और शिवेश राम राज्यसभा उम्मीदवार हैं, जबकि आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा प्रत्याशी हैं। वहीं आरजेडी से अमरेंद्रधारी सिंह किस्मत आजमा रहे हैं। बिहार विधानसभा में एनडीए की 202 सीट है। बीजेपी के 89 विधायक, जेडीयू के 85 विधायक, एलजेपीआरवी के 19 विधायक, हम के 5 और आरएलएम से 4 विधायक हैं। वहीं विधानसभा में महागठबंधन के 35 विधायक हैं, आरजेडी के 25, कांग्रेस के 6, सीपीआईएमएल के 2, सीपीएम के 2 और आईआईपी से 1 विधायक। अन्य की बात करें तो एआईएमआईएम के 5 विधायक और बीएसपी के 1 विधायक हैं।
अन्य के जो 6 विधायक हैं, यही राज्यसभा की 5वीं सीट पर किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। निर्वाचन आयोग ने बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन राज्यों में चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की। असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक चरण में और पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान होंगे। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे 4 मई को घोषित होंगे। The festival of elections, our pride, is going to be held in the state of Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and the Union Territory of Puducherry. जिस घड़ी का इंतजार था वो इंतजार आज खत्म हुआ। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज गई है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान होगा। पहले फेज में 152 सीट पर 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं दूसरे फेज में बंगाल की 142 सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। असम में एक चरण में 9 अप्रैल को सभी 126 सीट पर मतदान होगा। केरल में भी 9 अप्रैल को सभी 140 सीटों पर वोटिंग होगी। तमिलनाडु में एक चरण में 23 अप्रैल को 234 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पुडुचेरी में 9 अप्रैल को सभी 30 सीटों पर जनता मतदान करेगी। 4 मई को सभी 5 राज्यों के चुनावी नतीजे घोषित होंगे। The festival of elections, our pride, is going to be held in the state of Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and the Union Territory of Puducherry. The total electors are 17.4 crores. And the assembly constituencies are 824. The number of polling stations is roughly 2.19 lakhs and the electoral machinery would consist of roughly 25 lakh personnel. तारीखों के ऐलान के साथ चुनावी बिगुल फूंका तो सियासत भी जोश में आ गई और बयानबाजी की धार तेज हो गई। We all are confident there will be change of government in Tamil Nadu and West Bengal. And Kerala also will retain our government in Assam and Pondicherry. Bharatiya Janata Party led NDA will coming out with flying color in the next election. मेरे हिसाब से तो थोड़ा पहले अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए थी। कभी कभी ये लगता है कि आप देखिए चुनाव के यकायक पहले हमारे प्रधानमंत्री चले जाते हैं तमाम राज्यों में, और आजकल राज्यों में जब जाते हैं तो कोई भी राज्य में 40-50 हज़ार करोड़ से कम की या तो स्कीम्स अनाउंस नहीं करते या उनका शिलान्यास कराते हैं। वो दूसरी बात है कि उसका बाद में क्या होता है पता नहीं चलता है। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन क्या ये देख कर के प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं उसके बाद अपनी अनाउंसमेंट करता है या नहीं करता है, शक तो होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो विंडिक्टिव पॉलिसीज है, डिप्राइव करना है, बंगाली लैंग्वेज को इंसल्ट करना है, जो लोग बंगाल में रहते हैं इमिनेंट पर्सन उसको इंसल्ट कर रहे हैं, जो सिटीजनशिप लेकर वो पॉलिटिक्स कर रहा है, हरासमेंट कर रहा है SIR के नाम पे, इसका खिलाफ बंगला वोट देगा। तो चुनाव आयोग ये भी भरोसा दिलाए कि निष्पक्ष चुनाव होगा और कहीं भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी उंगलियां चुनाव आयोग पे उठी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी क्रेडिबिलिटी पर कोई सवाल न खड़ा करे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव लोकतंत्र का वो उत्सव है जिसमें जनता सियासी दलों की अग्नि परीक्षा लेगी। इस अग्नि परीक्षा में कौन पास होगा कौन फेल, जनता किसके साथ करेगी खेल, ये तो 4 मई को सामने आएगा, जब EVM से बाहर निकलेगा जनादेश जो बताएगा कौन बना सरताज और किसकी अधूरी रह गई आस। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। असम में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही झारखंड में महागठबंधन में दावेदारी पर दंगल बढ़ता जा रहा है। जेएमएम ने कांग्रेस के सामने सम्मानजनक सीट की डिमांड रख दी और समझौता नहीं होने पर अकेले लड़ने की चेतावनी भी दी है। अब गेंद कांग्रेस के पाले में है कि जेएमएम को सम्मान देती है या फिर बिहार की तरह उसे फिर से नजरअंदाज किया जाता है। पूरी खबर 1 मिनट 1 रिपोर्ट में।
दिल्ली में निर्वाचन आयोग ने असम सहित 5 राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। असम में 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और 4 मई को नतीजे आएंगे। असम चुनाव को लेकर झारखंड में भी सियासी पारा हाई दिख रहा है। कांग्रेस ने जीत की उम्मीद को लेकर अपनी रणनीति तेज कर दी है। झारखंड के राजनीतिक समीकरणों और सांगठनिक अनुभव का लाभ उठाने के लिए एआईसीसी ने झारखंड प्रदेश के 4 मंत्रियों, 1 सांसद और 7 विधायकों के साथ 10 से ज्यादा वरिष्ठ नेताओं को चुनाव के मोर्चे पर तैनात कर दिया है। कांग्रेस की नजर असम में चाय बागान में काम करने वाले आदिवासियों पर है। ऐसे में झारखंड के आदिवासी नेताओं को खास जिम्मेवारी सौंपी गई है और इस बार भी पार्टी की ओर से जो जिम्मेदारी मिली है उसको हम लोग बखूबी निभाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि वहाँ से हेमंत बीघा शर्मा जो है के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, भाजपा को की उस सरकार को हम लोग उखाड़ फेंके। हेमंता जी ने यहाँ आकर इलेक्शन के समय बरगलाने का काम किया था। इस बार हम भी असम जा रहे हैं अपने आदिवासी समुदायों के समर्थन में, उनको हक दिलाने के लिए। असम में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सियासत झारखंड में गर्मा गई है। झारखंड की सियासत में महागठबंधन के बड़े भाई जेएमएम ने साफ किया है कि अगर उसे चुनाव में सम्मानजनक सीट नहीं मिलती है तो वो एकला चलो का रास्ता भी अपना सकती है। दरअसल जेएमएम की कोशिश है कांग्रेस के साथ समझौते की, लेकिन अभी तक सीटों पर बात बन नहीं पाई है। दावेदारी को लेकर जेएमएम ने अपने तेवर कड़े कर दिए हैं, तो कांग्रेस ने कहा है कि अगर दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो ये और अधिक असरदार होगा। हम चुनाव लड़ेंगे, ये तय है। गठबंधन में लड़ पाए या ना लड़ पाए ये वक्त पर छोड़ दिया जाए। ये फैसला हमारे नेता माननीय हेमंत सोरेन जी लेंगे कि क्या कुछ करना उचित होगा। सम्मान अगर पूरी तरह से मिलेगा वहाँ तो गठबंधन की बात आगे बढ़ सकती है, परंतु हम वर्तमान में अकेले चुनाव लड़ने का ताकत रखते हैं। अगर हम अलग अलग लड़े तो ज्यादा प्रभावी, अगर किसी व्यक्ति पर मिलकर 1 तीर चलाएं तो कम प्रभावी होगा और अलग अलग 2 तीर चलाएं तो ज्यादा घातक होगा। जेएमएम और कांग्रेस की नजर चाय बागान में काम करने वाले आदिवासियों पर है, जिसमें झारखंड की बड़ी आबादी रहती है। यही वजह है कि कांग्रेस एक ओर झारखंड के आदिवासी मंत्रियों और विधायकों को मोर्चे पर तैनात कर रहा है, तो वहीं जेएमएम भी आदिवासियों के बल पर झारखंड के बाहर अपनी मौजूदगी दिखाने को बेताब नजर आ रहा है। देखना होगा कि असम में सीटों को लेकर जेएमएम की मांग पूरी होती है या बिहार की तरह उसे फिर से नजरअंदाज किया जाता है। लेकिन असम में सीट पर जारी संग्राम झारखंड में कुछ गुल जरूर खिला सकता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। टीम इंडिया के क्रिकेटर कुलदीप यादव अपनी बचपन की दोस्त वंशिका चड्ढा के साथ शादी के बंधन में बंध गए। मसूरी की ये डेस्टिनेशन वेडिंग बेहद ही धूमधाम से हुई है। अपने रिश्तेदारों और करीबियों के बीच कुलदीप ने वंशिका के साथ 7 फेरे लिए। कुलदीप के क्रिकेटर दोस्तों ने खूब धमाल मचाया। एक दूजे के हुए कुलदीप और वंशिका। मसूरी में ग्रैंड वेडिंग, जमकर सेलिब्रेशन। शादी के जश्न में झूमे बाराती। टीम इंडिया के क्रिकेटर कुलदीप यादव की जिंदगी की नई पारी की शुरुआत हो गई है। मैदान में तो उनका जलवा रहता ही है, अब वो अपनी हमसफर का हाथ थाम चुके हैं। कुलदीप और वंशिका एक दूजे के हो गए। 7 जन्मों तक साथ निभाने के संकल्प के साथ मसूरी के होटल सेवॉय में धूमधाम से शादी समारोह संपन्न हुआ। अपनी शादी के खास मौके पर कुलदीप शेरवानी में थे। शादी की खुशी उनकी मुस्कान बयां कर रही थी। वहीं वंशिका लहंगे में उनके साथ आगे बढ़ी। इस दौरान वहां पर मौजूद हर शख्स दोनों की तस्वीर अपने फोन में कैद करता दिखा। 7 फेरों के बाद कुलदीप ने वंशिका की मांग में सिंदूर भरा और इस तरह दोनों सदा के लिए एक दूसरे के हो गए। शनिवार सुबह करीब 8 बजे से शादी की रस्में शुरू हुई। शाम 4 बजे साफा बांधने की रस्म, 5 बजे धूमधाम से बारात निकली। घोड़ी पर चढ़कर कुलदीप अपनी दुल्हनिया लेने निकले। रात 8 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 7 फेरे पूरे हुए।
मसूरी की हसीन वादियों के बीच कुलदीप की शादी में शामिल हुए बारातियों ने जमकर धमाल मचाया। उनके करीबी और कई क्रिकेटर दोस्त शादी में शामिल हुए। युजवेंद्र चहल, तिलक वर्मा बैंड बाजे के साथ जमकर थिरके। रिंकू सिंह, मोहम्मद कैफ भी खुद को रोक नहीं सके, वो भी जमकर नाचे। कुलदीप की शादी में सुरेश रैना, भुवनेश्वर कुमार, आरपी सिंह, फील्डिंग कोच टी दिलीप भी शामिल हुए, जिसने इस सेलिब्रेशन को यादगार बना दिया। शादी के कई वीडियो सामने आए हैं। बाबा बागेश्वर, धीरेन्द्र शास्त्री भी कुलदीप की शादी में मसूरी पहुंचे। कुलदीप यादव को बालाजी का पटका पहनाकर नव दंपति को आशीर्वाद दिया। इससे पहले संगीत सेरेमनी भी धूमधाम से हुई। जैसे ही कुलदीप और वंशिका की झलक दिखी, शादी में मौजूद मेहमान खुशी से शोर मचाने लगे। दोनों साथ में झूमते हुए दिखे। कपल को भर करके आशीर्वाद मिल रहा है। कुलदीप के दोस्त क्रिकेटर युजवेंद्र चहल उन्हें हल्दी लगाते दिखे। इस दौरान भी दोनों की मस्ती चलती रही। चहल ने वंशिका को भी हल्दी लगाई। मसूरी में जश्न का माहौल पूरी तरह क्रिकेट के रंग में रंग गया। कुलदीप और वंशिका अब एक नए सफर पर निकल पड़े हैं। उनके फैंस उन्हें शादी की शुभकामनाएं दे रही हैं। दोनों ने पिछले साल जून के महीने में सगाई की थी। कुलदीप और वंशिका की बचपन में दोस्ती हुई, बाद में दोस्ती प्यार में बदल गई। शादी के बाद अब 17 मार्च को लखनऊ में रिसेप्शन होगा। वर्ल्ड कप जीतने के बाद कुलदीप के लिए ये बड़ा मौका है, क्योंकि उनकी जिंदगी के साथ एक नया चैप्टर जुड़ गया है। उनकी शादी का ये जश्न बेहद यादगार रहा, जहां उनके रिश्तेदार और क्रिकेटर दोस्तों ने अपनी मौजूदगी से 4 चांद लगा दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड।